आफ्टरनून क्लास 12th। कैसे हो आप सभी लोग। अब क्योंकि आपको पता है कि हम इस चैप्टर का जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, गलती से थंबनेल में चैप्टर नंबर 3 लिखा गया है, बट ठीक है, चल जाता है इतना तो। अब क्योंकि हम इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए हम सेकेंड हाफ इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन इन दिस चैप्टर। अब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन मेरे ओपिनियन में आपको लाइक तो कर देना चाहिए। कमेंट में आपको एक चीज़ और बतानी है मेरे को कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिसको मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या उसको क्लियर करा सकता हूँ, या आपके डाउट्स कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा है, या आप कौन सी वीडियो ऐसी चाहते हैं जो आपको मैं भेज दूँ, आपको मैं आपके पास तक मैं उस वीडियो को पहुँचा दूँ। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा ज़रूर। एक मोटिवेशनल कोट ही लिख देना ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, कैपेसिटर। एक कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस। उसने बोला कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। ठीक बात, आगे चलें। आगे उसने बोला है इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। स्टोर्ड एनर्जी किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, लेट्स से ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स ये हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या स्टोर होने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है स्टोर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टोर्ड हो गई तो इसको ही क्या बोला जाएगा? स्टोर्ड एनर्जी इन डिवाइस विच इज़ नोन एज कैपेसिटर। अब इस डिवाइस की एक खास बात ये होती है कि इस डिवाइस में जो दो प्लेट्स की बात हुई है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स की बात हुई है, उनमें से एक होती है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दूसरी होती है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल रखा होता है जिसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, क्या रखा होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथिन, ये सब चीज़ किस में आती है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते तो इसके अंदर एनर्जी किस तरीके से स्टोर हो सकती है? देखो, उसने पहले ही अपनी लाइन में बोल दिया है कि जो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में क्या स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, पॉजिटिव पार्टिकल टू नेगेटिव पार्टिकल, इसलिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या स्टोर हो जाती है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाती है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर्ड होना दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में। अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड हो गई तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कैपेसिटर। समझे क्या बोला जाता है? इसको कैपेसिटर बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं। एक और बात मैं एक और आपको बता दूं मैं। देखो, अभी आपने लेट से इस माफ़ कीजिएगा, इस वाली प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज कैसा आया होगा? आपने पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर रखा होगा। इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया होगा क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखी होगी ये वाली प्लेट। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ा दूँ, ऐसा बोलो कि जो अगर मैं बैटरी की पोटेंशियल बढ़ा दूँ, तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, अगर हम बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज़ और इंक्रीज़ करते जाएंगे। है कि नहीं? बहुत लॉजिक सी चीज़ है। तो हम कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि जो एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? उस पोटेंशियल के, उस वोल्टेज के जो इस कैपेसिटर के एंड्स में जोड़ा गया है। ये आप इतनी बात लिख सकते हो अगर आप कैपेसिटर के बारे में कोई टॉपिक आता है तो। चलिए बात करते हैं कैपेसिटेंस की। करें बात। देखो क्या होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एक कैपेसिटर की वो एबिलिटी या वो कैपेबिलिटी जिसमें वो क्या स्टोर कर ले? इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर ले, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से बनती है। इलेक्ट्रिक
चार्ज उसकी वजह से बनती है। तो इसलिए उसने बोला है कि कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिसमें वो क्या स्टोर कर ले, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर ले, उस एबिलिटी को, उस डिवाइस की एबिलिटी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस किस डिवाइस की एबिलिटी हो सकती है? एक कैपेसिटर की एबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आगे चलें। इफ़ वी गिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू एनी कंडक्टर देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। देखो वही बात सामने आ गई। अगर आप किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल इंक्रीज करते हो, किसी भी कंडक्टर का अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करते हो, तो इसके ऊपर जो प्रेजेंट कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी इंक्रीज करेगा। वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसके ऊपर जो स्टैटिक चार्ज हो जाएगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। सही बात है ना? पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटता है, आप ऐसे बोलो कि जो चार्ज होगा हमारा, अब बैटरी क्या करेगी? चार्ज करेगी प्लेट्स को, कि जो हमारा चार्ज होगा वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब पोटेंशियल का साइन हटेगा तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है जिसको आप कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हो, इनटू पोटेंशियल भी। ये कैपिटल सी क्या होता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी, कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर सकता है, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। जैसे अगर आपने पंखे के कभी कंडेंसर देखे हो तो उस पर लिखा होता है 50 माइक्रोफैरड। यानी अब फैरड का क्या मतलब है? फैरड का मतलब है कि ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरड। इसको आप कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के अंदर जो 50 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है एक कंडेंसर के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? 50 माइक्रोफैरड का चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक बात, 50 माइक्रोफैरड। और ये आया कैसे? किस फॉर्मूले से आया होगा? ये C=Q/V से आया होगा। ठीक है, और भी इसके फॉर्मूले होते हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटेंस कितनी आसान सी चीज़ थी, समझ में आया आपको? देखो आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आपको क्या समझ आएगा? ये आपको ये समझ आएगा कि दो प्लेट्स के बीच में किस तरीके से और किस फॉर्मूले के हिसाब से, या फिर दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है हमारी, जो चार्ज स्टोर्ड हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप वो समझने वाले हो। ठीक है, तो इसको लाइन टू लाइन देखो। ये जो नोट्स हैं जो आपके सामने हैं, ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं। इसको बस लिखा गया है बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट अज्यूम है यहाँ पर, लेट अज्यूम टू प्लेन metal sheets is placed at distance apart from each other and there is a dielectric constant between these two plates। ये dielectric constant है, dielectric constant between these two plates। dielectric constant क्या है? dielectric constant एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो लेट्स से अच्छा, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया गया है, अभी वो फिलहाल वैक्यूम लिया गया है, कि आप एयर के लिए समझना चाह रहे हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, या फिर दो चार्ज प्लेट्स के बीच में किस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड होती है, आप वो समझना चाह रहे हो वैक्यूम के केस में। तो दो प्लेट्स बनाएंगे सबसे पहले। ये रही वो दो प्लेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। दो प्लेट्स बन गई, इनमें से एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? अब क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मज़ेदार बात यह है कि ये है प्लेट नंबर 1 और ये है प्लेट नंबर 2। जितना चार्ज प्लेट नंबर 1 के पास है उतना ही चार्ज प्लेट नंबर 2 के पास है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है तो माइनस के Q। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? Q/A। और इसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो आएगी माइनस के Q/A। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपने पढ़ रखी है। और इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है? D। और इनके बीच में क्या है? वैक्यूम, निर्वात है। क्या है? वैक्यूम है। अब आपने क्या काम किया? बेसिकली आपने क्या काम किया है, इस प्लेट को एक पोटेंशियल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। जैसे ही ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल इस शीट से कनेक्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या काम करेगा, इस प्लेट के अंदर, जो कि न्यूट्रल प्लेट थी पहले, इस प्लेट के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या काम करेगा? बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा।
तो अब हम क्या काम करेंगे, इस वाली प्लेट को एक अर्थ वायर से भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक काम करो, ये काम करो, आप यहाँ पर इसको अर्थ वायर से कनेक्ट कर दो। जैसे अर्थ वायर से कनेक्ट करोगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसके अंदर चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। तो ये इक्वली चार्ज हो जाएगी नेगेटिवली जितना ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, और जैसे ही इन दोनों प्लेट्स के ऊपर सेपरेट चार्ज आएगा, यानी यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस क्यों, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ई। ठीक बात, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हम क्या बोलेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या स्टोर्ड हो गई है, एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। अब मज़ेदार बात यह है कि देखो आगे पढ़ते हैं इसको। सिंस प्लेट 1 हैज़ प्लस क्यू चार्ज एंड प्लेट 2 हैव माइनस की क्यू चार्ज, थोड़ा ये भी लिखने में गलती हो गई, ये प्लेट 2 है यहाँ पर, प्लेट 2 हैव माइनस की क्यू चार्ज। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, और दूसरी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस की क्यू अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी फर्स्ट प्लेट की, देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो बहुत गलत बात है, तो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज प्लेन शीट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में भी ये पढ़ सकते हो। सेकंड प्लेट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ अब क्या होगा, आपको 2 पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो मैं बताता हूँ कहाँ और कहाँ। एक पॉइंट यहाँ पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या रहेगी, पहली वाली चार्ज प्लेट की वजह से E1 की डायरेक्शन ये, और दूसरी वाली नेगेटिवली की वजह से E2 की डायरेक्शन ये। क्योंकि दोनों की दोनों प्लेट्स पर सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, दोनों पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी सेम। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, E1 माइनस के E2, और ये E1 माइनस के E2 कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की आएगी सेम चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी आउटसाइड द कैपेसिटेंस, आउटसाइड द कैपेसिटर कितनी आएगी, 0 आएगी। अब देखो इस प्लेट के बीच में, अगर आप इस प्लेट्स को यहाँ ड्रॉ कर लो हल्का सा इस तरह से करके, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है यहाँ पर, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इस पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो बाहर की ओर E1 बनेगी, नेगेटिव की वजह से भी प्लेट की ओर बनेगी E2 बनेगी। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E1 प्लस के E2, या बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E1 प्लस के E2 आएगी। तो यहाँ के लिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो कितनी बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स कितनी आएगी, E1 प्लस के E2। अब E1 कितना था, देखो यहाँ पर फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी दोनों प्लेट्स की वजह से इनसाइड द प्लेट्स कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 नहीं समझे आप भाई, देखो प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0 और प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया या नहीं, बोलो जल्दी बताओ, आया होगा इतना तो समझ। चलें आगे चलें। अब क्योंकि आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हो इसलिए आप क्या यूज़ करने वाले हो, वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी जो कि स्मॉल d है हमारी, है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट d। अब एक बात बताओ, आपने ना पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि V किसके इक्वल होता है, W अपॉन क्यों के इक्वल होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। तो यहाँ पर W की क्या वैल्यू आ जाएगी, V इंटू क्यू। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रख दोगे, लेट से ये प्लस क्यू क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी थी, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर फोर्स किसके इक्वल आएगा, क्यू इंटू ई के इक्वल आएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू प्लेट्स। क्यू से क्यू खत्म, और यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ई प्लस के, माफ़ कीजिएगा, ई मल्टीप्लाई बाई के डी आ गई। सही बात। अब एक बात बताओ, आपने जब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, माफ़ कीजिएगा डेरिवेशन पढ़ी थी, आपको क्या समझ में आया था, फ्रॉम
डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या थी कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल की। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट कैपेसिटेंस सी आता है और वी की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू अपॉन सी आएगी। वी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, क्यू अपॉन सी आएगी। यहाँ पर अगर आप इसको डिराइव करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स की वजह से कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वी। इतना बताया आपको, इतना समझ में आया? जल्दी बताओ। अरे आप तो बोलते ही ना, बोलते ही नहीं आप तो, समझे ही नहीं आप तो। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताऊँ मैं आपको। अरे ये कहाँ गए हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना आए थे शायद, हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब एक बात बताओ, हाँ ये ऊपर आएंगे फिर से। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्यू अपॉन ए। देखो यहाँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी इस प्लेट की क्यू अपॉन ए और इस प्लेट की क्यू अपॉन ए। मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज से में डिफरेंट अलग, तो सिग्मा भी अलग होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए अगर करोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इंटू ए। जल्दी बताओ आप, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन ए। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रख दो, यहाँ पर जो सिग्मा है इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितनी आएगी आपके, देखो यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू डी। इतना तो आप समझते होंगे। अब यहाँ से आप वी की वैल्यू रख दोगे, तो अब देखो क्योंकि आपने स्मॉल क्यू ले रखा है तो यहाँ पर स्मॉल क्यू लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो वी की वैल्यू कितना आएगी, क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू डी। आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, और ये हमारा कैपेसिटेंस, सी से सी खत्म, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, ए इंटू एप्सिलॉन, ये इधर गया, अपॉन डी ये नीचे आया, इक्वल्स टू कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। दो पैरेलल प्लेट्स के लिए जब वो कहाँ पर रखी हो, दोनों के बीच कौन सा मीडियम हो, वैक्यूम हो, इन डायलेक्ट्रिक उसका मीडियम कैसा हो, वैक्यूम हो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना आएगा, ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी इक्वल्स टू सी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर वैक्यूम की जगह कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें जैसे कि प्लास्टिक, तो तब इस फॉर्मूले पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो इसकी डेरिवेशन होती है प्रॉपर, लेकिन एक आप छोटा सा अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि देखो क्या बन सकती है अगर इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग हो, वैक्यूम से अलग हो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। सही बात। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मीडियम के अंदर, अगर आप किसी मीडियम को इसके अंदर रख दोगे तो तब आपकी कैपेसिटेंस कितना बनेगा, तो आपको मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का फॉर्मूला कितना रखा होगा, के इंटू एप्सिलॉन नोट रखना होगा। यानी यहाँ पर अगर आप मीडियम रख दोगे, ये कैपेसिटेंस वैक्यूम के लिए तो वैक्यूम की परमिटिविटी, अगर कैपेसिटेंस मीडियम के लिए आ जाए तो ई ए इंटू मीडियम अपॉन डी, तो कितना बन सकता है फॉर्मूला, के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी बन सकता है। ये फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, इसके डेरिवेशन है, इसको मार्क कर लेते हैं, मार्क फॉर आफ्टर या मार्क फॉर लेटर, कि ये आना चाहिए हमारा फॉर्मूला जो कि हमारा लॉजिक बोलता है। वैसे ये डेरिवेशन यही ख़त्म हो जाती है, आगे चलते हैं अपने आने वाले टॉपिक्स में, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सिंस फॉर्मूला कितना है आपका, देखो फॉर्मूला है आपका सिंस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी, ये आपने पता है। अब कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, देखो कैपेसिटेंस सबसे पहले एरिया पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है नहीं, कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कैपेसिटर का वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर एरिया डिक्रीज़ करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ करेगा, सॉरी अगर एरिया इंक्रीज़ करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ करेगा, और कैपेसिटेंस माफ़ कीजिएगा एरिया डिक्रीज़ करेगा तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज़ करेगा। ये होता है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे प्लेट्स की तो कैपेसिटेंस घटेगा, अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो कैपेसिटर बढ़ेगा। तीसरा जो इसका फैक्टर अफेक्ट करता है कैपेसिटेंस को, वो करता है कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा मीडियम का, उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा, दैट्स वाई इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हाई रहेगी।
तो 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको हमेशा याद रखने हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, आप देख के भी समझ सकते हो फॉर्मूला को। चलिए चलते हैं आगे। आगे कौन सा टॉपिक है अपना? ओके, द कंसेप्ट, ये के कंसेप्ट है जो आपको समझना है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, वही बात होगी जो मैंने बोला था कि अगर आप दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हो तब उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। सिंस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेज। वो बोल रहा है कि अगर आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक, माफ़ कीजिएगा, अगर आप कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। यानी किसी भी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होल्ड होगा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक, लेट्स अज्यूम टू प्लेन parallel plate sheets placed at d distance apart from first plate is positively charged and second plate is negatively charged। वो बोलता है दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के कितने डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, एक दूसरे से ये दोनों प्लेट्स d डिस्टेंस दूर रखी हुई हैं। तो ये रही d डिस्टेंस दूर, इनमें से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इतनी तो बातें हुई अभी तक। एक और मैं आपको देखो बात बताता हूँ। ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी? सिग्मा इक्वल्स टू प्लस के क्यू अपॉन ए। ये वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी? माइनस के क्यू अपॉन ए। इतनी तो बात आपको समझ आती होगी, सही बात। अब आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल कर दिया है, वैक्यूम नहीं है, अब कोई के, प्लेन शीट प्लास्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है दो प्लेट्स के बीच में, तब आप बताओ कि इसके कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका कैपेसिटेंस निकालना है हमको। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे को एक बात बताओ, क्या आप बता सकते हो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे। आगे की बात देखो, आगे की बात ये है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि अब इन दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी मीडियम के लिए? वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन, जब दो प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रखा हो तब इसका जो हमको डाइलेक्ट्रिक, या ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, वो मिलती है हमको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ऐसा क्यों कर दिया सर? देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना दोनों प्लेट्स के लिए, वो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। ये एम क्या है? ये उस मीडियम की माफ़ कीजिएगा, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है जिस मीडियम को आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच में फिल्ड किया है। ठीक है, फिर वही बात, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिमिटी ऑफ फ्री स्पेस को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो आप एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या रखोगे? आप के इंटू एप्सिलॉन नोड रखोगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, नहीं मिल गई दोनों प्लेट्स के बीच की। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखना भी पड़ेगा। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू के इंटू एप्सिलॉन नोड कहाँ से आया तो आपको पता ही होगा। आपने ना कुछ टाइम पहले या इससे पहले वाले लेक्चर में आपने ये समझा था कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी के इक्वल होता है। डी क्या होता है? सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। या आपने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो माइनस के डी वी अपॉन डी आर के इक्वल होती है। हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, हम बोल रहे हैं सिर्फ कि अगर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल V और अगर उनके बीच की डिस्टेंस या फिर लेंथ R हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू V अपॉन R होती है। यानी ये क्या है? डिस्टेंस इंटू सेपरेशन डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में क्या काम करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखने के बाद आपको क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड इंटू के इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। समझे? इसको लेट करोगे इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्या करोगे? देखो, अब आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रखोगे। सिंस आप जानते हो, सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस
बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपको कैपेसिटेंस कांस्टेंट सी मिलता है इनटू वी। तो सी की वैल्यू होती है क्यू अपॉन वी। सही बात। जल्दी बताओ अब आप क्या काम करने वाले हो। कैपेसिटेंस में आप किस चीज़ का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, किसी चीज़ का नहीं रखने वाले। आप कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला रखो क्यू अपॉन पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दैम डी। तो कितना बनेगा आपका, देखो आपकी वैल्यूज़ बनेंगी अब यहाँ पर ये जब आप इसको रिजोल्व करोगे क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू डी। अब देखो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने ना इनको प्लस के कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा था, फिर यार नीचे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू कितनी रख सकते हो आप, क्यू अपॉन ए रख सकते हो। तो यहाँ पर आएंगे आपने क्या रखी है सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के डिवाइडेड बाय क्यू इंटू डी अपॉन में ए जाएगा ऊपर चला जाएगा वो मल्टीप्लाई में इंटू ए। तो क्यू से क्यू खत्म, तो आपका कैपेसिटेंस किस चीज़ पर फर्क किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इंटू के इंटू ए अपॉन डी। अच्छा एक बात बताओ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाहर, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट ए अपॉन डी। ये क्या बता रहा है आपको, देखो ये कैपेसिटेंस बता रहा है फ्री स्पेस के बारे में, ये ना एप्सिलॉन अपॉन डी इन कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ये वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप सी इक्वल्स टू के इंटू सी नोड, जहाँ पर सी नोड क्या है कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम, कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम। और ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किस चीज़ के लिए आया है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तब आया है जब आपने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या भर रखा हो, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रखा हो। बोलिए इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर वो आपको कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। ओके लेट्स रीड फर्स्ट। लेट अज्यूम द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सी। उसने पहले ही बोल दिया कि ये कैपेसिटर है आपके पास, ये रहा वो कैपेसिटर जिसकी बात हो रही है, ये वो कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस सी दे रखी है। अब इसके अंदर दो प्लेट्स हैं, लेट्स से ये वेरी दो प्लेट्स, इनमें से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि देखो सीधा सा हिसाब है, जहाँ भाई चार्ज होगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल कितना हो सकता है, पोटेंशियल कितना होता है, अगर इसका कैपेसिटेंस सी है और इसके प्लेट्स के भी ऊपर पोटेंशियल वी है, तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का रिलेशन तो आपको पता होगा क्या होता है कि चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी वजह से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपेसिटेंस सी इंटू वी आएगा। तो अब यहाँ से पोटेंशियल कितना आएगा, वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी आ जाएगा। ये आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, क्या मानोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। अब क्या होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन, अब क्योंकि आपको निकालनी है एनर्जी, तो एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वर्क डन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जहाँ भी आपको पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी निकालनी होगी वहाँ पर आपको वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आप जानते हो कि जो पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, लेट से हमने एक छोटा सा चार्ज मूव किया है, तो छोटे से चार्ज को मूव करने के लिए छोटा सा वर्क डन लगेगा, तो वी इंटू के डी क्यों आएगा, सही बात। ऑन एनर्जी स्मॉल, अच्छा यहाँ था कि गिवन चार्ज टू कैपेसिटर इज स्टोर्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि भाई अगर आपने छोटा सा चार्ज अभी प्लेट्स को दिया है तो छोटे से चार्ज की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो छोटी सी होगी, वो किसके इक्वल होगी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी इंटू डी क्यू के इक्वल होगी। तो अब आप क्या काम कर दोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी इंटू डी क्यू। पहले सिस्टम के ऊपर लेट से नेट चार्ज 0 था, अब आपने धीरे धीरे पोटेंशियल की वजह से इसके ऊपर चार्ज देना शुरू कर दिया, तो चार्ज कितना गया, 0 से क्यों चला गया, चार्ज 0 से कितना चला गया, क्यों चार्ज चला गया,
अगर क्यू चार्ज चला गया तो देखो इसकी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। डी डब्ल्यू का जो वर्क डन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू ही क्या निकालनी है आपको, एनर्जी निकालनी है। चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर 0 से क्यू चला गया, पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 अपॉन सी बाहर, लिमिट्स 0 से कैपिटल के क्यू, लिमिट्स रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस फंक्शन के अंदर, तो कितना आएगा 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 0, तो कितना आएगा आपका वर्क डन आएगा 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। यह क्या आ गया है, एक सिस्टम के अंदर वर्क डन आ गया है, और यही क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सही बात, इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एक सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये 3 फॉर्मूले इस वाले बेस फॉर्मूले से आते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना आया फॉर्मूला, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब आप क्या काम करोगे, देखो क्या काम करोगे आप, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ये बात याद रखना। पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C आ गया, ये तो है। दूसरे फॉर्मूले में क्या रखोगे आप, क्या काम करोगे, क्यू इक्वल्स टू सी भी रख दोगे, है ना। चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट सी आएगा, तो क्यू की वैल्यू अगर सी भी रख दोगे ना, ये क्यू की वैल्यू सी भी रख दोगे, तो पोटेंशियल कितना बनेगा, सी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2C बनेगा, एक सी से एक पावर खत्म, तो कितना बनेगा, सी वी स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका दूसरा फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूले में आप क्या काम करोगे, तीसरे फॉर्मूले में सी की वैल्यू क्यू अपॉन वी रखोगे, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपको, देखो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में सी की वैल्यू क्यू अपॉन वी रखनी है, तो क्यू स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई 2C इतना बनेगा ना, सॉरी क्यू बनेगा ना, सी की वैल्यू क्यू अपॉन वी रखी है, तो क्यू से क्यू खत्म, एक क्यू खत्म, तो कितना बनेगा, क्यू वी बाई 2 या हाफ क्यू वी। तो आपके पास अब 3 टोटल फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के कैपेसिटर के अंदर, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। लेट्स मूव। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वी कंबाइन सेवरल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 डैश 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 सो ऑन। आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और आपको इनको एक कॉम्बिनेशन में जोड़ना है टू ऑब्टेन ए सिस्टम विद सम इफेक्टिव कैपेसिटेंस C। अब आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और आप चाहते हो कि इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो 2 तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे कि आप सभी जानते हो, एक होता है कैपेसिटर्स इन सीरीज, दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या खास बात होती है वो समझते हैं। लेट अस रीड, let us we have 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 which is connected in series। तो 3 कैपेसिटर्स ड्रॉ कर लेंगे। C1 का मतलब जिसके कैपेसिटेंस C1 होगी, दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, तीसरा कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटर 3 जिसकी कैपेसिटेंस C3, कैपेसिटेंस C2 और कैपेसिटेंस C1 होगी। अब इनमें से ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये वाली पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज। इतना समझ में आया। अब 2 पॉइंट फिक्स ले लेते हैं, ए और बी के बीच में ये इस तरह का रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन आपको रखा हुआ है कैपेसिटेंस का। अब देखो आगे रीड करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको सन के सिंबल से दिखाया गया है। व्हेन कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी कैपेसिटेंस या कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाएंगे, द चार्ज क्यू इज स्प्रेड ऑन ऑल द प्लेट्स यूनिफॉर्मली, कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों प्लेट्स में, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, यानी यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू और यहाँ भी चार्ज क्यू रहेगा। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों एंड्स पर कितना होगा, V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर कितना रहेगा, V3 रहेगा।
तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंट है और अगर ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर के किसी एक फिक्स्ड बैटरी V से कनेक्टेड है, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा? टोटल पोटेंशियल आपको नहीं लगता कि V1 प्लस के V2 प्लस के V3 के इक्वल आएगा? अब एक बात बताओ, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या मिलता है आपको कि चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज में जब आप प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट उठाओगे इसके लिए तो आपको मिलेगा कैपेसिटेंसी, तो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? Q/C आएगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? रखोगे आप, तो पोटेंशियल की वैल्यू Q/C रखोगे, C नेट या C इक्विवेलेंट। यहाँ पर पोटेंशियल 1 है तो Q/C 1 करेंगे, क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है। दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए Q/C2 और तीसरे वाले चार्ज कैपेसिटर के लिए Q/C3। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर। आपने चार्ज कॉमन लिया तो आपका फाइनल क्या वर्डिक्ट बना? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3। अगर आपको कहीं भी कैपेसिटेंस सीरीज़ में जुड़े हुए मिल जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो? ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हो। दो इसमें इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए जो चार्ज होता है प्लेट्स के बीच में, चाहे कितनी भी प्लेट्स हों, वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा इस केस में? डिफरेंट रहेगा पोटेंशियल। चलो अब समझते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ोगे तो आप 3 कैपेसिटर्स ले लो, C1 जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, एक और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C2 है, एक और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C3। ठीक है, तो इनको आप अब जोड़ो, ये आपने जोड़ दिए। अब ये तीनों एक ऐसे बोलो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये तीनों कैपेसिटर इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच है। तो यानी ये बोलने वाले हैं कि हर एक कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों दो फिक्स पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से जो चार्ज होगा इस पॉइंट पर आके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 डिफरेंट डायरेक्शन में, Q1, Q2 और Q3। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा? यहाँ पर चार्ज रहेगा। मान के चलो कि आपने टोटल चार्ज क्यों भेजा था, तो किस में ब्रेक हो गया होगा? Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 में ब्रेक हो गया होगा। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से आप क्या समझते हो? कैपेसिटेंस क्या समझते हो कि चार्ज किसके इक्वल होगा? CV के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से Q इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। Q1 की वैल्यू होगी C1 इंटू V प्लस के Q2 की वैल्यू कितनी रहेगी? C2 इंटू V और Q3 की वैल्यू कितनी रहेगी? C3 इंटू V। तो V कॉमन लो तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? C1 C2 प्लस के C3। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर्स का फॉर्मूला। तो देखो ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर के हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। भैया एक बात आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चैप्टर के कितने मार्क्स वाले न्यूमेरिकल समझ रहे हैं, यानी कि 2 मार्क्स से भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लॉन्ग भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं और वेरी शॉर्ट भी बनते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ या शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें और हमको बताएं कि आपको किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नाम गौरव दिनकर है और मैं मेरिट से हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ इंटरेक्शन चलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।